हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल। और आज हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। और यही क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये जो वीडियो है वो अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तीनों ही आपके ब्रांचेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर लिया है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट कौन सी नहीं है? ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं एमीटर। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपको पता होगा कि एमीटर क्या होती है। आपकी करंट मेजर करने की यूनिट होती है, जिसमें हम करंट एसी या डीसी को मेजर करते हैं, ना कि हमारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? एमीटर, क्योंकि ये यूनिट नहीं है डिस्टेंस की। इसके बाद अगर हम बात करें क्यूबिट की, तो क्यूबिट हमारा क्या होता है? क्यूबिट भी हमारी लीनियर मेजर करने की ही एक डिस्टेंस है, जो कि हम एंशियंट टाइम में यूज करते थे। ठीक है, मतलब आपकी जो फिंगर होती है उससे आपकी एल्बो मतलब कोहनी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एक क्यूबिट बोलते थे। इसके बाद हमारा आता है पार्सेक। पार्सेक भी आपकी लेंथ की ही यानी कि डिस्टेंस की ही यूनिट है, जो कि आपकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, मतलब कि आउटसाइड दी सोलर सिस्टम, तो उनको हम मेजर करते हैं। एक पार्सेक जो होता है वो आपका 3.26 लाइट ईयर्स के इक्विवेलेंट होता है। आपको पता होगा कि लाइट ईयर भी है जो, वो भी आपके डिस्टेंस की ही यूनिट है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका आता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर्स। ओके, तो मीटर लग गया, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस की ही यूनिट हुई और बहुत ही छोटी, मतलब कि ये है आपका लगभग 110 बिलियंथ है आपका मीटर का। तो इसका आपको आंसर, तीनों यूनिट जो है बड़ी बड़ी ही डिफरेंट काइंड की है, इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग ए बॉल अपवर्ड। अगर हम किसी को, आपकी सपोज ये बॉल है, इसको हम ऊपर सेंड करते हैं, तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या चीज नहीं बदलेगी? तो अब देखिए, फर्स्ट ये बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से वहां तक चेंज होगा। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पर जाने से पहले हम जाते हैं वेलोसिटी पे, क्योंकि अगर हम किसी भी बॉल को ऊपर सेंड करेंगे तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी ही होगी, वो आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो जब वेलोसिटी यानी कि v चेंज होगी, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv², तो वो भी आपकी चेंज होगी होगी। तो सिर्फ आपका क्या बचता है? एक्सीलरेशन। तो इसलिए आपका इसका सही आंसर क्या है? एक्सीलरेशन। कि अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसका एक्सीलरेशन आपका जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जब आपकी वेलोसिटी चेंज होती है कांस्टेंट रेट से, ठीक है, आप डिफरेंस को समझिए। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि प्योर वाटर फ्रीजेस एट व्हाट टेम्परेचर। प्योर वाटर जो होता है वो कब फ्रीज हो जाता है? ये आपको पता होगा कि आइस जो होती है उसका हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, या वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कि जब वो आइस बनता है वो हमारा होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया है? आंसर जो आपको दिए वो फॉरेनहाइट में दिए हैं, और आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो किसके इक्वल होता है? 37 डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आपका हो गया? 32 डिग्री फॉरेनहाइट। 37 डिग्री ये आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल, तो इसको आप मत कंसीडर कीजिएगा। आपका इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 32 डिग्री फॉरेनहाइट। ओके, यही आपका जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। विच विटामिन इज अबंडेंट इन द सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स आपको पता है, यानी कि खट्टे फ्रूट, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें कौन सा विटामिन होता है? तो वो पता है हमारा विटामिन सी। जितने भी हमारे जो होते हैं फ्रूट्स खट्टे, उनमें मोस्टली ये आपको मिलता है, या थोड़े से चिली टाइप के भी जो होते हैं, जैसे आपकी कैप्सिकम है, उसमें भी ये आपका विटामिन सी पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, जो कि क्या है? एब्सकॉर्बिक एसिड। ठीक है, कई बार जो होता है वो विटामिन सी का आपसे साइंटिफिक नेम भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? विटामिन सी, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। अ जिंक ऑक्साइड इज, एक जिंक ऑक्साइड है वो क्या होता है? जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है,
या एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक आपकी वो चीजें होती हैं जो कि रिएक्ट करती हैं दोनों ही के ही साथ, यानी कि एसिड के साथ भी वो रिएक्ट करेंगी और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगी और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, तो जो आपका जिंक ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक ही है, यानी कि वो आपका रिएक्ट कर सकता है एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। इसके अलावा अगर आपको एसिड या बेस समझने हैं तो आपको पीएच स्केल आपने पढ़ा होगा कि जिसमें कि हम हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोनियम आयंस जो है उनको मेजर करती है। पीएच स्केल जो आपका लॉगरिदमिक स्केल होता है जो कि आपका 1 से लेके 14 तक आपका चलता है। अगर उसके बीच में जो हमारा पॉइंट होता है 7, उसके जो इधर वाले होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, और इसके जो इधर 7 से इधर चलना शुरू कर देते हैं हम तो वो सारे बेसिक आपके होना शुरू हो जाते हैं, बेस आपका वो उसमें चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको मोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए कि एसिड क्या होते हैं, पीएच वैल्यू क्या होती है, और कब किसका पीएच वैल्यू अगर कितना हो तो वो एसिड होगा या बेस होगा। जैसे सपोज बहुत एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड आपका एसिडिक है या बेसिक है, तो ब्लड की वैल्यू अगर आपको पता है कि वो 7.5 होती है तो आप बता सकते हैं कि 7 से ऊपर है तो इसका मतलब वो बेसिक है। तो ऐसे करके छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। Who among the following is called the father of the modern genetics? अच्छा, जेनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो मेंडल का नाम बहुत ही फेमस है, जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपनी रिसर्च करी थी और हेरिडिटरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट हम सबके सामने रखा था, तो उनको भी हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। बट फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे कौन है? विलियम बैटिसन। ओके, इनका नाम जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, मेंडल भी अगर ऑप्शन में हो तो वो भी आप दे सकते हैं आंसर, बट मॉडर्न जेनेटिक्स की बात जब भी होगी तो विलियम बैटिसन का नाम आपको देना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव रेस्पिरेटरी रूट्स? रेस्पिरेटरी रूट्स मतलब कि कौन सी जो आपकी रूट्स हैं वो आपकी ऊपर रहती हैं, मतलब पानी के अंदर नहीं होती हैं, इस प्लांट की रूट्स ऊपर रहती हैं, और इनको हम एरियल रूट्स भी बोलते हैं क्योंकि हवा जो लेती हैं, ऑक्सीजन जो लेती हैं, जो केमिकल न्यूट्रिएंट्स लेती हैं वो हवा से डायरेक्ट ले लेती हैं, इसलिए इन जो रूट्स को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रूट्स बोलते हैं। और किस प्लांट में होती है ये होती है आपकी मैनग्रूव्स में। ठीक है, मैनग्रूव्स जो है इनको एक और इनकी जो रूट्स हैं इनको हम न्यू मेटाफोर्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ये टर्म भी कई बार यूज किया जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको एरियल रूट्स, ओके, एरियल रूट्स, न्यू मेटाफोर्स और ये रेस्पिरेटरी रूट्स, ये सब टर्म्स जो हैं वो याद रखने हैं। और वो किस प्लांट से एसोसिएटेड है? मैनग्रूव से, जो कि आपके मार्शी लैंड या जो सुंदरबंस जो हमारे डेल्टा है वहां पर बहुत ज्यादा ये पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लेजर? लेजर आपको पता है डिवाइस है जिसकी एक्रोनिम यानी कि फुल फॉर्म भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको पता होनी चाहिए। और इसकी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं। एक तो कोहेरेंट, ठीक है, इसकी जो लाइट होगी वो कोहेरेंट रहेगी, और इसके अलावा बहुत ही फोकस्ड रहती है लाइट इसकी, मतलब कि डायरेक्शनैलिटी होती है, मतलब कि इधर उधर भागती नहीं, डिस्पर्सिव नहीं होती है, और मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, और बहुत सारी लाइट्स नहीं होंगी, सिर्फ एक क्रोम से तो आप समझ रहे होंगे ना, सिंगल कलर की बात हो रही है तो इसका मतलब इसमें वेवलेंथ ज्यादा नहीं होती, सिंगल वेवलेंथ की ये होती है। ओके, तो इसका सही आंसर हमारा क्या है कि जो हमारी एमिटेड है लेजर लाइट वो नोटेबल होती है फॉर इट्स हाई डिग्री ऑफ डिस्पर्सिव पावर, क्योंकि यहाँ पर ये लोग ये टर्म यूज कर रहे हैं ना, ये डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव तो मैंने आपको बता दी, ये तो उसकी क्वालिटी होती ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये लोग क्या पूछ रहे हैं? नॉट ट्रू। तो नॉट में डिस्पर्सिव तो होगी ही नहीं, क्योंकि इसकी लाइट बहुत ही कोहेरेंट और डायरेक्शनल होती है। और ये आपको पता है कि बारकोड स्कैनर्स में यूज होती है, और हाई रेडियंस प्रोड्यूस करता है, टाइनी स्पॉट्स को आप फोकस कर सकते हैं, इसमें एम्प्लीफिकेशन से ये होकर गुजरता है। If a moving body turns its speed to 1.5 times, what will be the impact on its kinetic energy? तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था हाफ mv²। ओके, तो अगर उसकी वो चेंज हो जाएगी तो 1.5 इंटू 1.5, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2.25। ओके, तो इससे हमारी स्पीड जो है अगर हम उसकी चेंज करते हैं 1.5 टाइम्स, उसकी काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से कितनी चेंज हो जाएगी? 2.25। ओके, वेरी सिंपल। अब बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और उसके रिलेटेड फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, रेफ्लेशिया इज द प्लांट विद द लार्जेस्ट फ्लावर्स एंड फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया इज अ।
कैसा प्लांट है ये? रेफलेशिया आपको पता है कि आपका एक वर्ल्ड का जो है वो लार्जेस्ट फ्लावर के नाम से इसको जाना जाता है, लार्जेस्ट फ्लावर है ये, और ये बहुत बड़ा सा होता है, और इसके अंदर कोई भी अगर इंसेक्ट या जो भी चीज इसके अंदर आती है ये उसको फिनिश कर देता है। ओके, तो इसलिए ये क्या है, हमारा एक पैरासिटिक प्लांट है। ये अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसका होस्ट होता है या जो इसके अंदर जाता है इंसेक्ट वगैरह, उसी से ही ये अपना न्यूट्रिएंट्स को लेता है। Two flat mirrors are placed at an angle of 60 degree from each other. How many images will be formed of a candle placed in between them? इसके लिए आपको बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दो चीज़ों के बीच में अगर वो इमेज हमेशा पूछ रहे हैं आपसे कि कितनी इमेज प्लेस्ड होंगी, तो एक फॉर्मूला है आपका 360 डिग्री बाय थीटा -1, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो थीटा है वो हमें कितना दे रखा है इन्होंने, 60 डिग्री। ओके, तो ये आपका कैंसिल होके हो गया 6 -1 इज 5। तो इन दोनों फ्लैट मिरर्स के बीच में अगर हम कोई इमेज रखे 60 डिग्री पर अगर रखे तो उनके बीच की जो इमेज बनेगी वो कितनी होंगी, 5 होंगी। आपको पता चल गया कैसे कैलकुलेट करना है ये। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए स्पेशली हमने इन क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया है। Apart from the temporal bone, which among the following is considered the strongest bone in the human body? हमारी जो स्कल बोन्स होती हैं उनको हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसीडर करते हैं, लेकिन उनके अलावा जो हमारी एक बोन होती है वो कौन सी, फीमर। फीमर आपकी जो थाई होती है, ठीक है, उसकी जो बोन होती है वो भी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो आपकी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी ह्यूमरस है, हाँ, वो आपकी होती है आर्म की। आर्म मतलब हाथ की लार्जेस्ट बोन है। फिब्यूला जो आपके पैर में आगे का, जैसे ये पैर है आपका, उसका जो आगे का पोर्शन होता है ये होता है फिब्यूला, और इसके जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं टिबिया। ओके, तो फिब्यूला टिबिया दोनों आपके पैर के, और ऊपर थाई की बोन को हम क्या बोलते हैं, फीमर। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। अ टूरिस्ट हु प्लान्स टू विजिट अ हिल स्टेशन लोकेटेड अ वेरी हाई एल्टीट्यूड, अगर कोई जा रहा है उसमें से, वो इन टीवियों के इसमें नाम दे रखे हैं, एलसीडी, प्लाज्मा, कैथोड रे ट्यूब टीवी, तो इसमें से कौन सा वो ले जाएगा तो हाई एल्टीट्यूड पे वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली। तो वो आपका कौन सा काम नहीं करेगा, वो नहीं करेगा आपका प्लाज्मा टीवी। क्यों क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्लाज्मा टीवी के अंदर क्या होती है, प्रेशराइज्ड गैस फिल होती है, और जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो थिन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर की गैस जो है वो एक्सपैंड करती है, और वो कई बार काम करने में दिक्कत करता है आपका कौन, प्लाज्मा टीवी। 6000 फीट तक लगभग ये ठीक चलता है, लेकिन उसके ऊपर इसमें परेशानी आती है। आपकी एलसीडी टीवी कैथोड रे ये आपकी वर्क करेंगे प्रॉपरली, तो आपका करेक्ट आंसर भी यही है कि 1 and 3 will work properly at the very high altitude but not the plasma TV. If an egg with shell is placed in a microwave oven, which among the following would most likely happen? ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट जनरली सब गलत कर देते हैं। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आप शेल के साथ, मतलब उसके कवर के साथ एक अंडे को माइक्रोवेव ओवन में पुट करते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, वो अंडा जो है वो आपका फट जाता है, क्योंकि जो माइक्रोवेव है वो आपका बहुत जल्दी क्विकली हीट करता है, और एक जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है सबको वो हीट करता है, मतलब ऊपर ऊपर के सबसे एकदम से वो क्विकली हीट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से जो स्टीम जो आपकी बिल्डअप हो जाती है शेल के अंदर वो एकदम से बढ़ जाती है, और उसकी वजह से जो आपका कवर है, वो जो एग है वो आपका एकदम से ब्लास्ट एक्सप्लोड कर जाता है। इसलिए एग जो है वो हमेशा आपको बीच में से काट के, यॉक वाले पार्ट से काट के छील के ही ओवन में रखना चाहिए, अदरवाइज वो फट जाएगा। ठीक है, तो द एग शेल विल एक्सप्लोड। Which among the following is the SI physical unit of dynamic viscosity? Viscosity आपको पता है क्या होती है, बेसिकली मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। जो पानी आपका जो बहता है उसको जो बहने में जो रेजिस्टेंस लगता है, दैट इज ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, मतलब कि उसका फ्लूइड का रेजिस्टेंस हो गया, बेसिकली फ्रिक्शन हो गया वो। तो इसकी जो हमारी SI यूनिट होती है वो होती है पास्कल सेकेंड, और ये आपको याद रखनी है, पास्कल सेकेंड इसकी SI यूनिट है। इसके अलावा जो पॉइज है वो भी इसकी यूनिट है, बट वो इसकी CGS यूनिट है। ओके, CGS यूनिट है, ये आपको याद रखनी है। Which among the following phenomena of the optics makes the endoscopy capable of examining the internal organs such as the abdomen? बहुत इजी है ये, क्या है हमारा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपके एंडोस्कोप्स होते हैं वो आपके ऑप्टिकल
फाइबर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ऑप्टिकल फाइबर हमारे किसके प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि इसमें जो भी लाइट जाती है वो अगर एक पर्टिकुलर या एंगल यानी कि क्रिटिकल एंगल से के इक्वल होती है तो फिर वो लाइट वहाँ तक जाती है और वापस उसी की उसी में वो रिफ्लेक्ट होती रहती है और आगे बढ़ती है। तो सेम आपका जो प्रिंसिपल है वो यूज होता है आपका एंडोस्कोपी में। An antenna in a geostationary satellite should have a minimum beam। अगर कोई geostationary satellite है आपकी यहाँ पर और यहाँ पर आपकी है अर्थ, तो उसका जो एंगल है वो मिनिमम कितना होना चाहिए कि वो पूरी अर्थ का जो इमेजिंग है वो आपकी एंटायर अर्थ को वो कवर कर ले। तो ये जो आपका एंगल है वो आपका कितना होना चाहिए, 17.34 डिग्री। ओके, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स वगैरह हमारे यहाँ लॉन्च होती रहती है, सब कुछ है, तो इसलिए आपको ये जो एंगल का मेजरमेंट है वो आपको पता होना ज़रूरी है, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए कितनी आपका मिनिमम एंगल होना चाहिए, 17.34 डिग्री। वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड बफेलो वाज बोर्न इन विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री में बॉर्न हुई थी, वो इंडिया में। इंडिया के पास एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक ऐतिहासिक उपलब्धि है इंडिया के पास। और ये जो आपने सुना होगा करनाल में एक नेशनल जो है आपका इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका ये जो NDRI है वो इस तरीके की क्लोनिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी काम है उनसे वो एसोसिएटेड रहता है। करनाल यानी कि हरियाणा का ये जो इंस्टीट्यूट है वो। अ पीस ऑफ आइस वॉज टाइड विद स्ट्रिंग। ये बेसिकली कह रहे हैं कि अगर आप पीस ऑफ आइस को एक स्ट्रिंग से बांध देते हैं बकेट के बॉटम में, एंड देन वाटर बकेट वॉज फिल्ड विद द वाटर, फिर उसको आप फिल करते हैं पूरा, तो और जो आइस है वो फुली सबमर्ज हो जाती है, उसमें डूब जाती है, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द लेवल ऑफ वाटर। तो जो लेवल है वाटर के उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आपकी दो सिचुएशन है कि आपकी जो आइस है वो फ्लोट करेगी अगर तब जब आपका जो लेवल ऑफ वाटर है वो रिमेन रहेगा अनचेंज, मतलब कि आइस जो है अगर आपकी वो इस पर फ्लोट ही करती रहती है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि आइस जो है वो मेल्ट हो गई है, इसका मतलब जब मेल्ट हुई है तो आइस ने किसी का तो जो वाटर है मतलब किसी का तो स्पेस लिया होगा ना, तो जो आइस ने जो रिप्लेस किया है वाटर को वो इक्वल होगा वेट ऑफ द आइस, क्योंकि एक चीज को जब रिप्लेस करेंगे तभी तो दूसरी चीज उसके जगह ले पाएगी। इसका मतलब जो आपका जो लेवल है वाटर का वो जो है आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तभी तो आइस का जो वाटर है वो उसको बैलेंस कर पाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जब लेवल ऑफ वाटर विल गो डाउन। अ चार्ज कपल डिवाइस इन द मॉडर्न डिजिटल कैमरास। पहले आपके चार्ज कपल डिवाइसेस होती थी मॉडर्न डिजिटल कैमरास में, अब उसकी जगह पे हमारे में क्या होते हैं, अब हमारे में होती है फोटोग्राफिक फिल्म। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा आंसर इसका। तो अब हमारे कैमराज में यूज किया जाता है फोटोग्राफिक फिल्म। तो आज के ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के। और मुझे लगता है यकीनन ही अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाएं इन वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करें और इनके कॉन्सेप्ट को भी समझने का कोशिश करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ एक और ऐसी ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।